दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा। यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में जो टॉपिक आज आपसे डिस्कस करूंगा दोस्तों, उसका नाम है वैद्युत अपघटन और विद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत अपघटन क्या है दोस्तों? वैद्युत अपघटन का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। इसका मतलब यह होता है कि किसी विलयन, किसी घोल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह विलयन अपने आयनों में टूट जाता है, अपने आयन्स में ब्रेक हो जाता है, धन आयन और ऋण आयन, और विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। इस घटना को दोस्तों विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस कह के बुलाया जाता है। तो आज हम आपसे इसी मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आपके लिए। आज शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल दोस्तों आपके सामने देखिए, ये रहा 492। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है? क्या बात है, बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। आरआरबी के ग्रुप डी की परीक्षा में 6/10/2022 को पूछा गया है, दूसरी पारी में सवाल ये कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो तांबे से ज्यादा अभिक्रियाशील है दोस्तों? तो चांदी बिल्कुल नहीं, प्लेटिनम बिल्कुल नहीं, सोना बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता दोस्तों। सोना जो होता है वो बहुत कम अभिक्रियाशील होता है। तो आपके पास जो 4 विकल्प दिए हुए हैं, इन चारों विकल्पों में जिंक है दोस्तों, ये तांबे से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, रिएक्टिव होता है, मतलब इसकी अभिक्रिया करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो सवाल नंबर 492 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। 6 अक्टूबर 2022 को दूसरी पारी का सवाल दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 493। लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड? लवण जल, बड़े आराम से देखिएगा दोस्तों। लवण जल का मतलब होता है ऐसा जल जो लवणीय हो, जिसमें साल्ट घुला हुआ हो, है ना। जैसे पानी में नमक का घोल तैयार कर लीजिए, तो लवण जल में विद्युत अपघटन करेंगे तो कौन सा उत्पाद बनता है दोस्तों? बहुत बढ़िया। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों, ये बात आपको बताना है। तो इसमें जो बनता है दोस्तों वो होता है ब्लीचिंग पाउडर, जी नहीं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कतई नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जी नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। गौर से देखिएगा, NaCl, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड को आपने जल में घोला, जल मतलब पानी में घोल दिया। ये नमक है, ये पानी है, दोनों का घोल तैयार कर दिया। उस घोल में आप विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले हैं। जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे दोस्तों, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए, सोडियम यहाँ से अलग होगा और ये यहाँ से हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा? हाइड्रोक्सिल आयन। तो अब क्या मिलेगा? यहाँ पे एक H आपके पास इधर बचा हुआ है और एक क्लोरीन बचा हुआ है दोस्तों, तो ये हो जाएगा HCl। क्या मिल रहा है आपको? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है दोस्तों, ये ऑप्शन में कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी पे है। यही आपके लिए करेक्ट आंसर है दोस्तों, सही उत्तर यही है। आरआरबी के ग्रुप डी का सवाल है 6/10/2022 को दूसरी पारी में पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 494। बड़े आराम से देखिएगा दोस्तों। कहा जा रहा है कौन सा तत्व तांबे से भी अधिक अभिक्रियाशील नहीं है? तांबा, तांबा मतलब Cu, कॉपर। तो कॉपर के बारे में दोस्तों क्या ख्याल है आपका? कहा जा रहा है कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है। तो कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है, ये बात जब आपसे पूछी जा रही है दोस्तों, तो क्या करिएगा? सिल्वर के बारे में कह दीजिएगा कि ये नहीं है दोस्तों। जिंक है, लोहा है और आपके पास लेड है। क्या करिएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। जिंक 494 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील
नहीं है। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 2/9/2022 को पहली पारी में पूछा गया था। जिंक को लॉक किया जाए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 495। बड़े आराम से देखिएगा 495 के लिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है 495 में, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव? तो दोस्तों लेड नहीं है, एल्यूमिनियम नहीं, मैग्नीशियम नहीं है, कैल्शियम। कैल्शियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है दोस्तों। 18/8/2022 को पहली पारी का सवाल। कैल्शियम क्या है दोस्तों? सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील। अगला सवाल आपके सामने 496। इनमें से किस जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है? बहुत बढ़िया सवाल। इनमें से किस जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है दोस्तों? तो H2O ये आपके पास जल है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड NaCl को रिएक्ट कराइए। अब इसका जब विद्युत अपघटन करेंगे दोस्तों तो आपके पास क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या मिलेगा दोस्तों आपको? HCl। ठीक है, मतलब जल के साथ जब आप सोडियम क्लोराइड को मिला करके यानी कि नमक का पानी में घोल तैयार कर लें, उसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, अर्थात विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के पश्चात क्या मिलने वाला है आपको? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलने वाला है दोस्तों। सवाल में कहा जा रहा है इनमें से किस जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है? क्या करिएगा दोस्तों? NaCl का जो जलीय विलयन होगा, NaCl का मतलब नमक होता है, सोडियम क्लोराइड, इसके जलीय विलयन में जब आप विद्युत अपघटन करते हैं तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है दोस्तों। 496 के ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 497। इनमें से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम है? इनमें से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम है दोस्तों? बड़े आराम से देखिएगा। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, मरकरी। बड़े आराम से देखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 497 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। कैल्शियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है दोस्तों, उसके बाद एल्यूमिनियम की बारी आती है, फिर कॉपर की बारी और फिर मरकरी की बारी आती है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाएगा सवाल नंबर 497 के लिए दोस्तों। रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी की परीक्षा में 16 सितंबर 2022 को दूसरी पारी में सवाल ये आया था दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा 498। बड़े आराम से देखिएगा दोस्तों। 498 के लिए कहा जा रहा है 498 में इनमें से किस धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम है? चांदी, सोडियम, सोना और मरकरी। मरकरी के बारे में जानते हैं दोस्तों। मरकरी क्या है? एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है ना? तो मरकरी क्या है? विद्युत का सुचालक है। सोना यह भी सुचालक है दोस्तों। चांदी के बारे में क्या ख्याल है आपका? कहा जा रहा है चांदी है, सोडियम है, सोना है, मरकरी है। इन चारों में किस धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम है? अभिक्रियाशीलता मतलब रिएक्टिविटी। तो सबसे कम रिएक्टिव दोस्तों सोना होता है। सोना जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा दोस्तों। चांदी रिएक्ट करेगा, सोडियम करेगा, मरकरी करेगा, लेकिन जो सोना है दोस्तों ये जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। 498 के लिए इन चारों में सबसे जो लेस रिएक्टिव है, कम अभिक्रियाशील है, वो है सोना। 30/9/2022 को तीसरी पारी का सवाल दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 499। निम्न में से कौन सी धातु चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील है दोस्तों? कॉपर ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, लोहा ज्यादा होता है, मरकरी भी ज्यादा होता है दोस्तों। गोल्ड मतलब सोना। ये जो सोना देख रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा दोस्तों। ये चांदी के मुकाबले में कम रिएक्शन करता है। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 28/9/2022 को तीसरी पारी का सवाल दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने 499 के बाद 500 निम्नलिखित में से कौन सी धातु एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील है? बहुत आसान सवाल दोस्तों। सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कैल्शियम। बड़े आराम से देखिएगा। सवाल नंबर 500 के लिए सोडियम रिएक्ट करता है दोस्तों, मैग्नीशियम भी करता है, कैल्शियम भी करता है, जिंक
आसानी से रिएक्शन नहीं करेगा दोस्तों। पूछा गया क्या है हमसे, एल्यूमिनियम की तुलना में कम अभिक्रियाशील कौन है? तो एल्यूमिनियम की तुलना में दोस्तों जो कम अभिक्रियाशील होगा उसका नाम होगा जिंक। क्या लिखेंगे हम लोग? ZINC, जिंक। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा दोस्तों। 12/9/2022 को तीसरी पारी में आरआरबी के ग्रुप डी का सवाल था। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 501, निम्न में से कौन सी धातुएं वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं? बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। 501 के लिए क्या करना है? 501 के लिए ऑप्शन नंबर ABCD में से क्या होगा दोस्तों? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक और गोल्ड। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। सवाल को दोबारा पढ़ लीजिए। निम्न में से कौन सी धातुएं हैं वैद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं? तो दोस्तों सोडियम वैद्युत अपघटन से प्राप्त होती है, मैग्नीशियम होती है, एल्यूमिनियम होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 501 के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 5/9/2022 को। अगला सवाल आपके सामने 502, 502 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिए हैं दोस्तों। इन 4 कथन में से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन गलत है उसको चुनना है आपको। जो गलत है वही आपके लिए सही उत्तर हो जाएगा। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं उनके यौगिकों के वैद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। अभिक्रियाशीलता श्रेणी एक सूची है जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है दोस्तों। तीसरा, अभिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में मौजूद धातुएं अल्प अभिक्रियाशील होती हैं। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम सबसे कम अभिक्रियाशील है। सवाल नंबर 502 के लिए क्या करना है दोस्तों? बड़े गौर से देखिएगा। यहां पे लिखा है पोटेशियम सबसे कम अभिक्रियाशील है दोस्तों। यह बात गलत है क्योंकि पोटेशियम अभिक्रियाशील होता है। तो जो गलत है वही हमारे लिए करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है 503, निम्न में से कौन सी धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है दोस्तों? कॉपर है, लोहा है, जिंक है, मैग्नीशियम है। सवाल नंबर 503 के लिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास क्या होता है दोस्तों? 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसके ऑक्टेट की तुलना में। 2, 8, 2 ये कॉन्फ़िगरेशन होता है मैग्नीशियम का। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन और सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। इन 2 इलेक्ट्रॉन को मैग्नीशियम कोशिश करता है निकाल देने की, अपनी कक्षा से बाहर भेजने की। मतलब विद्युतीय रूप से इसकी कोशिश होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके धनावेशित बन जाए दोस्तों। तो ये मैग्नीशियम की जो अभिक्रियाशीलता है दोस्तों सबसे ज्यादा है इन 4 विकल्पों में से। जिंक, लोहा, कॉपर, मैग्नीशियम में इन चारों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 14 सितंबर 2022 को दूसरी पारी का सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 504। जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर गैस X कौन सी गैस है दोस्तों? बहुत बढ़िया सवाल। जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर कौन सी गैस बनेगी दोस्तों? सवाल नंबर 504 के लिए आराम से देखिएगा। 504 को कहा जा रहा है लवण जल मतलब क्या होता है? आपके पास है NaCl में H2O मिला दिया जाए, इसके साथ जब रिएक्शन होगा दोस्तों तो हाइड्रोजन गैस बनेगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। सवाल नंबर 504 के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। 15/9/2022 को पूछा गया था दोस्तों ये सवाल तीसरी पारी में। यहां पे लिखा हुआ आरआरबी ग्रुप डी 15 सितंबर 2022। 15 सितंबर दोस्तों, 15th डे ऑफ सितंबर। ये बहुत ही खास दिन है, बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों 15 सितंबर। आप बताइए क्यों इंपॉर्टेंट है? 15 सितंबर को भारत के इतिहास में भारतीय इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की याद में मनाया जाता है। कहते हैं इसको इंजीनियर्स डे। क्या कहते हैं दोस्तों? इंजीनियर्स डे। इंजीनियर्स डे क्या होता है? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया साहब का बर्थडे होता है दोस्तों। इसको अभियंता दिवस भी कहते हैं, याद रखिएगा। 15 सितंबर को अभियंता दिवस कहा जाता है। सवाल नंबर 504 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने 505। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के दौरान क्रमशः एनोड और कैथोड पर इनमें से कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं?
बेहतरीन सवाल दोस्तों। सवाल नंबर 505 के लिए क्या करिएगा, आराम से देखिएगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान क्रमशः एनोड और कैथोड पर निम्न में से कौन सी गैसें, एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर हाइड्रोजन दोस्तों, ये कहानी होगी। 505 के लिए क्या बनेगा, एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर हाइड्रोजन, यही सही उत्तर है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 506। सवाल नंबर 506, इनमें से कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे कम अभिक्रियाशील है? क्या क्या है दोस्तों, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है दोस्तों। गोल्ड इनमें से सबसे कम अभिक्रियाशील है, आसानी से किसी के साथ ये अभिक्रिया नहीं करता है दोस्तों। कौन? सोना। 19/9/2022 को दूसरी पारी का सवाल दोस्तों। सवाल नंबर 506 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने 507, निम्न धातुओं का अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर। गौर से देखिए, अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में ये है दोस्तों, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मरकरी और उसके बाद सिल्वर। पोटेशियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील हो दोस्तों, उसके बाद सोडियम है, फिर जिंक का नंबर आता है, फिर कॉपर का, उसके बाद मरकरी का, फिर सिल्वर का। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 508। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार इनमें से कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है? जस्ता, सीसा, लोहा, मैग्नीशियम। सवाल नंबर 508 के लिए दोस्तों, जस्ता अभिक्रिया करता है दोस्तों, सीसा और लोहा और मैग्नीशियम दोस्तों। तो इन चारों में सीसा सबसे कम एक्टिव है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 17/9/2022 पहली पारी। सवाल नंबर 509 आपके सामने आ चुका है दोस्तों। विद्युत अपघटन विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में किस विलयन का उपयोग किया जाता है? लवण जल, क्लोरीन जल, चूने का पानी, ब्रोमीन जल। बहुत आसान सवाल दोस्तों। लवण जल का उपयोग किया जाता है, मतलब जल में नमक का घोल बना करके रखिए, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करिए। अब जब विद्युत अपघटन होगा दोस्तों तो आपको क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करने के लिए जिस विलयन का इस्तेमाल आप करते हैं उस विलयन का नाम क्या है? लवण जल। 509 के लिए ऑप्शन नंबर ए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 14/9/2022 तीसरी पारी में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने 510, विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल का विद्युत अपघटन दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। जल का किण्वन हरगिज नहीं, जल का आयनीकरण बिल्कुल नहीं, जल का जल अपघटन जी नहीं, जल का विद्युत अपघटन कहते हैं दोस्तों। आसान सवाल। पानी में विद्युत धारा प्रवाहित कर दीजिए तो पानी क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें ब्रेक होगा दोस्तों। कैसे ब्रेक होगा? बड़े गौर से देखिएगा। ये है आपके पास जल, जैसे ही दोस्तों इस जल का विद्युत अपघटन आप शुरू कराते हैं, यह क्या होगा? हाइड्रोजन के आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाएगा दोस्तों। ये हाइड्रोजन का आयन है और ये क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन है दोस्तों। तो यही हाइड्रोजन का आयन दोस्तों आगे चल करके क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस के रूप में मिलेगा आपको। तो सवाल नंबर 510 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा दोस्तों। 11 अक्टूबर 2022 को पहली पारी का सवाल था। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 511, घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है? प्रवाहकत्व, इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन, गतिविधि श्रृंखला और प्रतिक्रियात्मकता दोस्तों। प्रवाहकत्व नहीं कहते दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन नहीं कहते हैं दोस्तों, प्रतिक्रियात्मकता भी नहीं कहते, गतिविधि श्रृंखला के तौर पर जाना जाता है। सवाल नंबर 511 ऑप्शन नंबर सी। लोको पायलट और टेक्नीशियन 29/8/2018 को पूछा गया दोस्तों सवाल। ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। घटती हुई प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का मतलब दोस्तों यहाँ पे रिएक्शन से है। प्रतिक्रिया का मतलब क्या है दोस्तों? रिएक्शन से, और रिएक्शन को हम लोग अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन को अभिक्रिया कहते हैं। अगर इस लाइन में कहीं प्रतिक्रिया लिखा हुआ दिख जाए आपको तो आप घबराइएगा नहीं। प्रतिक्रिया का अर्थ यहाँ पे
रिएक्शन से है और रिएक्शन को हम लोग हिंदी में अभिक्रिया कहते हैं। केमिकल रिएक्शन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे गलती से प्रतिक्रिया छप गया है दोस्तों, आपको अभिक्रिया समझना है। सवाल नंबर 511 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने, यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए क्या है दोस्तों? बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, बी की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है, बी की तुलना में भारी है, बी की तरह से एक समान प्रतिक्रियाशील है दोस्तों, बी की तुलना में ज्यादा प्रतिक्रियाशील है। यहां पे भी दोस्तों प्रतिक्रियाशील को आप अभिक्रियाशील समझिएगा। अभिक्रियाशील, ये अभिक्रियाशील का मतलब क्या होता है? इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। यदि घोल से धातु ए धातु बी को रिप्लेस कर दे तो माना जाएगा कि धातु ए ज्यादा रिएक्टिव है, वो ज्यादा अभिक्रियाशील है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे हम लोग। अगला सवाल आपके सामने आएगा, लेकिन ये सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? आरआरबी के लोको पायलट में और टेक्नीशियन में पूछा गया है दोस्तों 10 अगस्त 2018 को दूसरी पारी में। अगला सवाल 513 नंबर, निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील। देखिए एक बार फिर से ही वही शब्द रिपीट हुआ है, यहाँ पे हम लोग अभिक्रियाशील समझेंगे। अभिक्रियाशील का मतलब क्या होता है? जो अभिक्रिया करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है उसको कहेंगे अभिक्रियाशील, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है दोस्तों। निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक रिएक्टिव कौन है? कैल्शियम, एल्यूमिनियम, निकेल, लेड। किसको लॉक किया जाए? सवाल नंबर 513 के लिए दोस्तों कैल्शियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। एएलपी का सवाल है ये, कब पूछा गया था? 13/8/2018 को दूसरी पारी में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? तनु नाइट्रिक एसिड, तनु सल्फ्यूरिक एसिड, तनु एसिटिक एसिड, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। तनु सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तनु मतलब क्या होता है? डाइल्यूट H2SO4, H2SO4 दोस्तों, इसका इस्तेमाल किया जाता है कब? जब आप एनोडाइजिंग प्रोसेस में एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करिएगा दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, लेकिन ये एनटीपीसी का सवाल 30 जनवरी 2021 को दूसरी पारी का सवाल दोस्तों, पहले चरण में। अगला सवाल आपके सामने 515, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे को रिप्लेस करती है? सवाल नंबर 515 के लिए दोस्तों बड़े गौर से देखिएगा। सीसा, टिन, चांदी, जस्ता। जस्ता है दोस्तों, जिंक है जो ये काम करता है। निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे को रिप्लेस करती है? बड़े आराम से देखिएगा दोस्तों। 515 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। आरआरबी का एएलपी और टेक्नीशियन का सवाल दोस्तों 21/8/2018 को पहली पारी में पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने 516, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी? बहुत बढ़िया सवाल। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 6 दिसंबर 2018 को दोस्तों ये सवाल पूछा गया था तीसरी पारी में। क्या किया जाए? सवाल नंबर 516 के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी? जस्ता, चांदी, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। सवाल उठता है कि आयरन क्लोराइड में से लोहे को रिप्लेस करना है दोस्तों, क्या करिएगा? सवाल नंबर 516 के लिए, जस्ता करता है, एल्यूमिनियम करता है, मैग्नीशियम करता है दोस्तों। सिल्वर, सिल्वर वो धातु है जो ये काम नहीं करता है। क्या निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे को रिप्लेस नहीं करेगी? तो चांदी पे लॉक करिएगा दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 6/12/18 को तीसरी पारी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, जल मिश्रित हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। ये जो प्रतिक्रिया है दोस्तों इसको कहिएगा अभिक्रिया। क्या कहेंगे हम लोग? अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया नहीं करता है दोस्तों? जल मिश्रित हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करता। मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम। सवाल नंबर 517 क्वेश्चन नंबर 517 के लिए दोस्तों, मैग्नीशियम नहीं हो सकता, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम में से दोस्तों कॉपर सही उत्तर है। कॉपर है दोस्तों। कॉपर जल मिश्रित हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल दोस्तों 3/10/2018 तीसरी पारी। अगला सवाल आपके सामने
518 नंबर आ चुका है। कौन सी धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है दोस्तों? कौन सी धातु है जो केवल विद्युत अपघटन द्वारा ही निकाला जा सकता है दोस्तों? जिंक, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम दोस्तों वो धातु है जो केवल इलेक्ट्रोलिसिस से ही आपको मिलती है। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 28/9/2018 प्रथम पारी। अगला सवाल आपके सामने 519, संक्षारण और जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? क्रोमियम, जस्ता, रोडियम, टिन। बहुत आसान सवाल दोस्तों, बड़े आराम से देखिएगा। सवाल नंबर 519 के लिए संक्षारण मतलब होता है डीके हो जाना और जंग लग जाना, मतलब ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग? जस्ते का उपयोग करते हैं दोस्तों। जस्ते का लेप कर देंगे तो आप जंग से बचा सकते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 519 के लिए क्या करना था हमको? ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना था। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 4 मार्च 2021 को पहली पारी में पहले चरण का सवाल दोस्तों। और ये हमारे वीडियो का आज का दोस्तों आखिरी सवाल था। अगला सवाल लेकर के अगले वीडियो में दोबारा हाजिर होऊंगा आपके सामने। अपने दोस्त संतोष कुमार शर्मा को दीजिए इजाजत। यूथ कंपटीशन टाइम्स की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अंत तक हमारे साथ बने रहे। और आपसे एक गुजारिश ये है दोस्तों कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है दोस्तों। नमस्कार।